बड़ी महफिल सजाने के लिए, राइट, और आवाज़ करते हुए जिस तरह मैंने बोला कि आप लोगों को एटीट्यूड क्या होता है उससे बराबर करवाने के लिए समझता हूँ कि इन्फिनिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जो है उसके लिए बहुत बहुत बड़ा क्लैप होना चाहिए। और इससे पहले कि बाज़ाब्ता तौर पे आगाज़ किया जाए तो चाहता हूँ एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन आपको करवाता चला जाऊँ। जिस शख्स को आज आप अपने सामने एक ट्रेनर के तौर पे देख रहे हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आप उसे जानते हैं, आज उसका आगाज़ जो है वो एक स्ट्रीट में से हुआ है, गली में से। मेरे वालिद साहब बैठे हुए हैं, he is a testimony to all that what I'm going to admit it right in front of you। गली के अंदर ज़्यादा वक्त गुजारना और घर के अंदर कम वक्त गुजारना, ये मेरे एवोकेशंस, मेरे पसंदीदा मशगलों में से एक था। बंटे खेलना, गुड़ियाँ उड़ाना और जून की तपकी दोपहर के अंदर क्रिकेट खेलना, ये मेरे पसंदीदा मशगलों में से था। आप में से ऐसे कितने लोग हैं वैसे बाय द वे, ईमानदारी के साथ? सर उसी के सारे मेरे वर्ग के पढ़ते हैं। सो मेरी ये आदतें जो हैं वो मेरे साथ रहीं, बहुत अरसा मेरे साथ रहीं, कि जिसकी वजह से एफए में मैं फेल हो गया। ये हंसने वाली बात नहीं, गलत की बात है। एफए में मैं जब फेल हुआ तो आई वेंट टू माई फादर। मैं अब्बू के पास गया। गौर साहब, मैंने अब्बू से जाके कहा कि अब्बू जी मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता। मेरे अब्बू जो है वो उस वक्त नेशनल बैंक में, ही वॉज ग्रेड 1 ऑफिसर एट दैट टाइम। तो अब्बू मुझे कहते हैं कि बेटे तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी ईमानदारी का शुक्रिया कि ना तुम मेरे पैसे ज़ाया करने चाहते हो और ना ही अपना वक्त ज़ाया करना चाहते हो। मेरे लिए बड़े शर्म की बात थी भाई। अभी तक आपको ये पता नहीं चल रहा कि तालीम किस बात पर मैं चाह रहा हूँ आप बात समझे, आप मुझे उल्टा शर्मिंदा करके ले। तो मेरे वालिद ने मुझे कहा कि बेटे तुम्हारी मर्जी है। और जैसे ही मैं वो कमरा छोड़ के जाने लगा तो मेरे वालिद ने एक और बात साथ में जोड़ी कि मछली जो होती है, मच्छी जड़ी होती है, वो पत्थर चट के ही मोड़ती है। इसी वजह से अब क्या हुआ, एफए फेल शुदा इंसान जो है उसकी इस तालीमी नाकाबिलियत की वजह से जो उसको पहली नौकरी मिली, एक दफ्तर के अंदर चाय बनाने वाले की, टी बॉय की जो नौकरी होती है, मेरी तालीमी नाकाबिलियत की वजह से मुझे पहली नौकरी मिली। अब जब मैंने वहाँ पे नौकरी शुरू की, खुशकिस्मती से वो लोग जिनके पास मैं टी बॉय की नौकरी कर रहा था वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर मास्टर्स के स्टूडेंट्स थे, साथ में अपना प्राइवेट बिजनेस रन कर रहे थे सारे दोस्त, और सीएसएस की प्रेपरेशन भी कर रहे थे। अब बात कुछ बदलने वाली है। मैंने जब उनके दफ्तर के अंदर मैं चाय बनाता था, किचन के अंदर मैं बर्तन धोता था, इसी दौरान वो सारे दोस्त अंदर बैठ के इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस कर रहे होते थे, अदब के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते थे और इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बातचीत कर रहे होते थे और शायरी के ऊपर बात हो रही होती थी। उनकी ये सारी बातें जो हैं वो मेरे कानों से किसी वक्त में मेरे दिल में उतरना शुरू हो गई और मैंने ये सोचना शुरू किया कि ये सब लोग देहातों से आए हुए हैं और पाकिस्तान के बेहतरीन कॉलेज के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं और जिस तरह की महफिल सजा के बैठे हुए हैं, जिस इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, साफ नजर आता है कि इन लोगों के मुस्तकबिल बहुत ताबनाक होंगे। और साथ ही मैंने ये भी सोचा कि मेरे वालिद ने मुझे लाहौर में रखा हुआ है, कितनी खिफ़्फ़त पशेमानी की बात है कि मैंने अपने आप को तालीम से दूर कर दिया। बस ये सोच मेरे जहन में आनी थी अल्लाह की बरकत के तौर पे और मेरे बैग के अंदर मेरी किताबें आनी शुरू हुई। मैंने वहीं पर चाय बनाते हुए अपना एफए क्लियर किया, मैंने वहीं पर चाय बनाते हुए अपनी ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन तक अब मैं टी बॉय नहीं रहा था, लेकिन उसी जगह पे नौकरी करते करते मैंने अपना एमए इंग्लिश भी क्लियर किया। मार्केटिंग की जॉब थी, कुछ अर्सा बाद मुझे कुछ पढ़ाने का शौक भी हुआ। एमए इंग्लिश कर चुका था, अकेडमी में पढ़ाना शुरू हुआ।
मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर एक बेहतर टीचर मौजूद है, मेरे बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। तो मैंने स्विच किया और मैं टीचिंग के अंदर आया। अर्सा 12-15 साल मैंने लाहौर ग्रामर स्कूल में भी कुछ 7 साल पढ़ाया एज एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर और डिबेटिंग इंचार्ज के तौर पर भी। और फिर ट्रेनिंग्स अटेंड करते हुए, ट्रेनर्स को सुनते हुए मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर शायद कहीं कोई ट्रेनर भी मौजूद है और मुझे आई नीड अ न्यू ऑडियंस एवरी डे। अब छलांग लगा देने का मुझे वो हौसला मेरे अंदर पैदा हो चुका हुआ था। मैं टीचिंग का अच्छा करियर जो बना चुका हुआ था उसे भी मैंने खैरबाद कहा और अपनी नौकरी में स्विच कर लिया ट्रेनिंग की तरफ। पिछले 7 साल से कमोबेश सैकड़ों हजारों ट्रेनिंग सेशन डिलीवर कर चुका हूँ। ब्रिटिश काउंसिल के साथ एज ए लीडरशिप ट्रेनर, UNHCR के साथ, यूनिसेफ के साथ एज ए लीडरशिप ट्रेनर मेरी एजुकेशन है। अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ काम करता हूँ। कासिम अली शाह फाउंडेशन का नाम किसने नहीं सुना पाकिस्तान में, मैं उनके साथ भी एज ए लीड ट्रेनर काम करता हूँ। वो बड़े भाई हैं, बड़ा प्यार करते हैं मेरे साथ। और इन्फिनिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जो है, इनके साथ भी अभी मेरे ख्याल में मेरा ताल्लुक जो है उसको तकरीबन 1 साल के करीब हो चुका हुआ है। जब मैं गौहर साहब को देखता हूँ, जब मैं नौमान भाई को देखता हूँ और जैसे ही इन्फिनिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का ख्याल मेरे जहन में आता है तो एक शेर है जो मेरे जहन में छलांगे लगाकर उमड़ उमड़ कर चला आता है। आपकी इजाजत है सुना दें भाई? ताली शेर के बाद गुजारिश है। अच्छा, मेरी बातों से कहीं ऐसा ना हो कि आप तालियां बजाना बंद कर दें। वो शेर कुछ इस तरह से है कि ये महर ताबा से कोई कह दे, महर कहते हैं सूरज को, ताबा चमकता हो। अब मैंने आपकी तालियां देखनी है, शेर अगर आपको समझ आया तो फिर आपकी नासमझी में तालियां क्या थी और समझने के बाद तालियां क्या होती हैं, तो तालियों से पता चलेगा कि कितना समझ आया है, राइट। और इस शेर को समझ लेने के बाद आपकी तालियों की गूंज जो है, वो तालियों की गूंज जो है वो सिर्फ तालियों की गूंज नहीं होगी, वो इन्फिनिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जो है उसका शुक्राना भी होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? सो ये महर ताबा, चमकता हुआ सूरज, ये महर ताबा से कोई कह दे, ये महर ताबा से कोई कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रख ले। ये महर ताबा से कोई कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रख ले। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। एक बात की मुबारकबाद उससे ले लीजिए कि आप सब लोग जिंदा इंसान हैं। अच्छा, आप जिंदा भी हैं और उसके साथ आप नौजवान भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप पुरजोश भी हैं, ठीक है। ये जो जोश होता है ना, इसमें इंसान कभी कभी होश गवा देता है। अब इसी होश को सलामत रखने के लिए, एक छोटा सा वाकया मैं सुनाऊंगा आपको, ताकि उस वाकये के अंदर जो सबक है आप उससे अपने पल्लू से बांध लें और फिर मैं बाद के सेशन के अंदर रन थ्रू कर सकूं। मेरी बात सब लोग सुन रहे हैं ना? कौमे लूत के ऊपर, कौमे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर जब अल्लाह अजाब नाज़िल करने लगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फरिश्ता जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अपने शह पर के ऊपर कौमे लूत का वो खित्ता जमीन जो था उसको उठा दिया। अब करीब था कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उस खित्ता ज़मीन को पलट कर अजाब कौम लूत के ऊपर नाज़िल करते कि अल्लाह की ज़ात ने उन्हें रोक दिया। अच्छा, अल्लाह की ज़ात ने रोक दिया, फरिश्ता जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रुक गए, इंतज़ार किया, कुछ वक्त गुजरा, इंतज़ार किया, कुछ और वक्त गुजरा, इंतज़ार किया, कुछ और वक्त गुजरा, उन्होंने
इंतजार किया, सारी रात गुजर गई। खित्ता ज़मीन को फरिश्ता जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अपने शहपर के ऊपर उठाया हुआ है, सारी रात गुजर गई। अल्लाह की तरफ से हुक्म सानी खित्ता ज़मीन को उलट देने का नहीं आया। जब सुबह हुई तो अल्लाह की तरफ से हुक्म सानी आया कि जिब्रील अब उल्टा दे। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने खित्ता ज़मीन को उल्टाया और उन पर अजाब नाज़िल हो गया। अब फरिश्ता जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की ज़ात से इल्तिजा की, या अल्लाह पाक तूने इन पर अजाब नाज़िल करना था, तो ये सारी रात का इंतजार किस लिए? तो अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि ऐ जिब्रील, जब मैंने तुझे ये हुक्म दिया कि इनके खित्ता ज़मीन को अपनी पर पर उठा लो, तो जब तूने वो पर उठा लिया, ऐन उस वक्त कौमे लूत का एक काफिर, मेरे बात ध्यान से सुनिए और सारी उम्र के लिए अपने पल्ले बांध लीजिए, ऐन उस वक्त कौमे लूत का एक काफिर कि जिसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी, मैंने ये देखा कि वो उस वक्त आसमान की तरफ देख रहा था। सफेद दाढ़ी वाला एक काफिर उस वक्त आसमान की तरफ देख रहा था। मुझ अल्लाह को उसकी सफेद दाढ़ी का हया आ गया। इस वजह से मैंने उस वक्त तक कि जब तक उसने आसमान की तरफ से अपना चेहरा नहीं फेरा, मैंने उन पर अजाब नाज़िल। इस वाक़ये के सुनाने का मकसद और मतलब ये है, मैंने कहा कि आप पुरजोश में आप बैठे भी अपने दोस्तों के साथ में, आई श्योर कि जिस दोस्त के साथ आपकी सबसे ज़्यादा बनती होगी आपके दाएं बाएं वही बैठा होगा, राइट? आपने अपनी जगह उधर ही तलाश की होगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि 1.25 घंटे के इस सेशन के अंदर ये जो महफिल सजाई गई है इतने शौक के साथ, कहीं उस 1.25 घंटे में अपने दोस्त के साथ बात करते हुए कोई अहम बात मिस ना कर दे आप, राइट? तो मेरे भी सफ़ेद आ चुके हुए हैं और नुमान के भी कहीं अंदर हैं आई एम श्योर, राइट? यानी जितने भी लोग जो हैं वो ये इन्फिनिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग चला रहे हैं और आज की इस महफिल का इनेकाद किया गया है, वो सब कहीं ना कहीं जो है वो उम्र के हवाले से ना भी सही, अपने तजर्बे और अपनी पोस्ट के हवाले से कम से कम बुजुर्गी की हदों को ज़रूर छू रहे हैं। तो आपने अगला 1.25 घंटा 1.5 घंटा हया करना है। समझ में आ रही बात? मेरी बातों को सुनना है, अपने दोस्तों को भूल जाना है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि आप माशाल्लाह आप पुरजोश भी हैं, बाहोश भी हैं, नौजवान भी हैं और सुनने को इतने आप ताइब बैठे हुए हैं। जो अभी आपने तालियां बजाई ना, इन तालियों को बोलते हैं रैंडम क्लैप्स। क्या मतलब? शाबाश, ये मतलब नहीं है, या आपने मैंने जो बोला था वही बोल दिया राइट? मतलब का मतलब तो कुछ और होता है ना। तो ये है रैंडम क्लैप्स। रैंडम क्लैप्स से मुराद ये है कि जिस वक्त जितनी दूरी से और जितने भी फासले और वक्त के साथ किसी का भी हाथ दूसरे हाथ के ऊपर पड़ा, इससे मुराद ये है कि हर एक का हाथ का फासला दूसरे के हाथ के फासले से और हर एक के हाथ का वक्त दूसरे के हाथ से टकराने से पहले फर्क है। गेटिंग माय पॉइंट? इसको बोलते हैं रैंडम क्लैप, जो बेतरतीब है, जिसमें कोई तरतीब नहीं। अब मैं ये चाहता हूं आप में से कोई एक साथी खड़ा हो कि जो ये रैंडम क्लैप से हटकर हमें कोई तरतीब वाला अरेंज्ड क्लैप, किसी पैटर्न के अंदर मौजूद जो क्लैप है वो करके दिखाए। जी बेटा प्लीज। ये वाले जितने भी बैठे हैं ना, जैसे मैं घर में हाथ करूँ सब ने ताड़ी बजानी है, ये नहीं बजाएंगे, ठीक है? जैसा मेरा दूसरा हाथ जाएगा फिर ये बजाएंगे, जैसे जैसे मेरा हाथ चले उस हिसाब से चलानी है ताड़ी, ऐसे नहीं चलानी। रेडी? ऐसे एक आवाज ऐसे ऐसे आनी चाहिए, ऐसे। चलो आप भी सुनो।
जी कोई और? Infinity clap, let's go. आप बिल्कुल मेरी बात समझे और बेहतरीन तरीके से आपने एग्जीक्यूट किया इस चीज को, राइट? पहले तालियां जो थी वो सारी की सारी रैंडम क्लैप्स थी। उसके बाद ये साहब आए और इन्होंने उसको तरतीब में लेकर आए और वो तरतीब मुख्तलिफ थी। फिर ये मेरा दोस्त आया, बड़े खूबसूरत तरीके से इसने इन्फिनिटी क्लैप जो है वो डिवाइस किया, उसको नाम दिया और तालियां और ज़्यादा मुख्तलिफ हो गई और सब लोगों की एनर्जी, सब लोगों के एक्शंस, राइट, और सब लोगों की टाइमिंग भी सेम हो गई। कितनी आसानी के साथ आपने तालियों के पैटर्न्स जो हैं, तरतीब जो है उसको बदल दिया। मुश्किल तो नहीं हुई बेटे? जिंदगी के अंदर जिस रविश पर आप चल पड़े हैं, जिंदगी में जिस रविश पर आप चल पड़े हैं, उन रस्तों से पलटना और उनको बदलना इतना आसान नहीं होगा जितना आसान इन तालियों को बदलना। लाइफ इज नॉट अ जोक। हु क्रिएटेड यू? अल्लाह। और अल्लाह कौन है? इस कायनात की सबसे संजीदा तरीन हस्ती। Often I ask my son कि बेटा तुमने वो वाला काम क्यों किया? तो मेरा बेटा कहता है बाबा ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या? कि उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, वजह आपकी तख्लीक जो है वो ऐसे ही, आपकी तख्लीक ऐसे ही नहीं है। आपकी तख्लीक के पीछे कायनात की सबसे संजीदा तरीन हस्ती जो है उसकी सोच का करना, उसने आपको किसी खास मकसद के लिए जो है वो इस कायनात के अंदर नाज़िल फरमाया। मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का टाइटल आप देख रहे हैं कि माई ओनली रेस। और फिर हमारा फेथ और हमारा ईमान भी यही है कि इस दुनिया में हमें एक ही मर्तबा, ये मसला भी हल हो जाए, इस दुनिया में हमें एक ही मर्तबा भेजा गया है। भैया आप इधर आ सकते हैं? आप यूसुफ साहब, यूसुफ साहब के लिए तालियां बजा दें। इंतहाई सादा बुलंद के ऊपर अगर जाना हो तो शायद हम सब मिलकर ये कहेंगे कि ये साहब जो हमारे सामने खड़े हैं ये हड्डियों और गोश्त का है, ये हड्डियों और गोश्त का मजमुआ है। अच्छा, आप जरा बाहर निकल जाएं, बाहर घास है, थोड़ा सा ढूंढने पर थोड़ा सा ढूंढने पर आपको झाड़ियों में या जरा ऐसी मिट्टी जहां पे नमी हो, शायद वहां पर कोई मेंढक फुदकता हुआ नजर। आप मेंढक का ऑपरेशन करके देखिए, उसमें भी आपको हड्डियां और गोश्त ही मिलेगा। अब वो खालिक जो कुन कहता है और फायकून हो जाता है, उस खालिक ने ये सोचा, ये चाहा कि ये हड्डियों और गोश्त का मजमुआ है जो, और वो हड्डियों और गोश्त का मजमुआ जो है उससे मेंढक बने और इस हड्डियों और गोश्त के मजमुए से इंसान। और अगर वो खालिक चाहे तो हड्डियों और इस गोश्त के मजमुए को क्या मेंढक की शक्ल नहीं दे सकता? दे सकता। There are signs between the heavens and earth, but only for those who think and who seek. जमीन और आसमानों के दरमियान निशानियां हैं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सोचते हैं और जो तलाश करते हैं। अल्लाह की निशानी आपके सामने खड़ी है। अल्लाह ने इस शख्स के बारे में ये सोचा कि हड्डियों और गोश्त का ये मजमुआ इंसान बनेगा। और जब अल्लाह की पूरी खिलकत पर आप नजर दौड़ाते हैं
तो एक और निशानी आपके सामने आती है कि अल्लाह की जितनी मखलूकात हैं उन सारी अल्लाह कौन? इन्नल्लाह अला शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, कादिर। वो अल्लाह खुद कहता है कि मेरी सबसे बेहतरीन मखलूक जो है उसका नाम क्या है? इंसान। अब हड्डियों और गोश्त का ये मजमुआ जिसको अल्लाह ने अपनी बेहतरीन मखलूक बनाया, अगर ये अपने अंदर बदतरीन खवास पैदा कर ले तो क्या ये इंसाफ है? नहीं। और जबकि एक जगह कुरान में अल्लाह की ज़ात शायद फरमाती है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि एहसान का बदला एहसान से। यानी अगर अल्लाह ने हम पर यह एहसान किया कि हमारे अंदर वजूद में मौजूद हड्डियों और गोश्त के इस पुतले को इंसान नुमा बना दिया, और जिसके लिए पूरी कायनात खल्क की, उसके लिए भी कौन सी शक्ल पसंद फरमाई थी? इंसान। कैरिंग माई पॉइंट? तो आप जिस शक्ल और सूरत में बैठे हुए हैं वो कोई आम सी शक्ल और सूरत नहीं है। अल्लाह की तख्लीक की बेहतरीन शक्ल में आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन, बड़ी बारीक सी लाइन है। अगर आपके खवास, अगर आपकी आदत बदतरीन होनी शुरू हो गई तो आप बेहतरीन से बदतरीन के दर्जे पर फायज हो जाते हैं। क्या मतलब? कि मेरी जिंदगी की वाहिद इनिंग। क्रिकेट खेलते हैं ना सब लोग, आजकल T20 भी हो रहा है, PSL हो रहा है। कुछ लोग जो है वो जिंदगी को T20 की तरह खेलते हैं, कुछ लोग जिंदगी को वनडे की तरह खेलते हैं, और कुछ लोग जिंदगी को टेस्ट मैच की तरह खेलते हैं। ठीक है, हमारा जो मेरा ये प्रोग्राम है ये पूरे एक दिन का प्रोग्राम है, 7 घंटे की ये ट्रेनिंग सेशन है, और मैं इसको आज हमने 1.25 घंटे के अंदर इंशाल्लाह इसे कंक्लूड करना है। तो हमारा ये क्या बन गया आज? T20 बन गया, T10 बन गया, राइट? अच्छा, जरा गौर कीजिएगा कि जब जिंदगी की ये वाहिद इनिंग्स आप खेलने के लिए आए हैं, आज से कुछ साल पहले अल्लाह के साथ में मुझे एक बेटा अता फरमाया। जिस दिन वो बच्चा मुझे अता फरमाया अल्लाह के साथ में, उससे अगले ही दिन वो बच्चा वापस आ गया। माई ओनली इनिंग्स। उस बच्चे की ओनली इनिंग्स कितनी देर की रही? उसे कोई छक्का चौका मारने का मौका नहीं मिला, बस वो आया तो मैच खत्म हो गया। आपके साथ ऐसा हो सकता था या नहीं? अल्लाह कादिर है ना इस बात पर? अल्लाह कादिर है इस बात पर या नहीं? आपके साथ भी ऐसा हो सकता। फिर आज से काफी साल पहले, माय फादर स्टैंड्स विटनेस टू इट, गवाह इस बात के, मेरा एक भाई जो मुझसे 4 साल बड़ा था, आज से काफी साल पहले, जब वो शायद 25 साल का था उस वक्त, तो जवानी के आलम में उसको एक बीमारी लाहक हुई। चंद ही दिनों के अंदर, हालांकि वो हॉकी का प्लेयर भी था, ही वाज वेरी फिट यंग मैन, हॉकी का प्लेयर था, चंद दिनों के अंदर उस बीमारी ने उसको कंज्यूम कर दिया और 25 साल की उम्र में वो हमसे जुदा हो गया। माय ओनली इनिंग्स, उसकी इनिंग्स 25 साल में खत्म। आज से कुछ साल पहले मेरी वालदा, जो शायद उस वक्त कोई 70 बरस के करीब थी, जिंदगी की काफी सारी महावें देखी हुई थी, वो अदालत में थी और अल्लाह की जात में होने की हमसे ले लिया। तो एक दिन 25 साल और 70 साल और भी, ये अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में है कि वो किसकी इनिंग्स जो है उसको कब खत्म कर दे। वो सांस जो हमारी अंदर से बाहर आ रही है या बाहर से अंदर जा रही है, हमारी ये जो ओनली इनिंग्स है, हमें बस उसका उतना ही पता, इससे ज्यादा का हमें पता। समझ में आ रही बेटे बात? पहली बात तो हमने ये डिटरमिन कर ली कि पूरी कायनात में कि हमने ये जिंदगी जो है उसके अंदर एक ही मरतबा है। आप मेरी तरफ नजर रहेगी, कोई बात, ये माइक में उतार देंगे तो मैं अपनी आवाज पहुंचा दूंगा इंशाल्लाह। हमारी ये जिंदगी जो है वो हमें
एक ही मर्तबा मिलनी है। तीसरी बात, हमने जितने माहों साल जिंदगी के गुजार लिए, अगले लम्हे का हमें पता नहीं। इसका मतलब ये है, अगर जिंदगी इतनी संजीदा चीज है कि जिसमें हमें अगले लम्हे का भी पता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये लम्हा जो है इसको शऊर की कैफियत में गुजारना, आंखें खोल के, समझ को खोल कर हमने ये लम्हा जो है, ठीक है, लम्हा मौजूद जो है उसको शऊर की कैफियत में गुजारना। समझ में आ रही है आपको बात? अब एक छोटा सा सवाल आप सब लोगों के लिए, स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आ रहा है आपको? अच्छा, those people who see this slide for the first time, when I often ask them, जब उनसे पूछता हूँ तो मुझे क्या जवाब मिलता है कि जी ये सारे क्या हैं? ये सारे सितारे हैं, ये अजरामे फल्की हैं, ये सितारे हैं, ठीक है? जबकि ये सैयारे नहीं हैं, ये सितारे नहीं हैं, बट कढ़ाई जहाँ पे कढ़ाई बनती है, राइट, उन कढ़ाइयों के लिए वो जो कढ़ाइयाँ होती हैं उनके जो निचले वाले हिस्से हैं, ये पिक्चर्स में होती है। ये कोई सितारे या सैयारे नहीं। जरा गौर कीजिएगा कि कोई चीज क्या होती है और हमें क्या दिखती है। क्या जिंदगी भी ऐसे ही आप समझ कुछ और रहे होते हैं, वो कुछ और जाता। जबकि मैंने इस चीज के बारे में बता दिया कि तालियां, उनके पैटर्न्स चेंज करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप जिंदगी में किसी भविष्य के ऊपर चल पड़ते हैं, तो अगर आपको किसी जगह से यू-टर्न देना पड़ जाए तो पेंडे बड़े लंबे हो। इसलिए शऊर की हालत में फैसले लेना बहुत जरूरी है। कुरान की आयत है, अल्लाह सेज इन कुरान, वेरीली ओ माय पीपल, बेशक है मेरे बंदो, व्हाट यू थिंक यू बिकम गॉड। बेशक है मेरे बंदो, तुम जैसा सोचते हो तुम वैसे ही बन जाते। कौन कह रहा है? अल्लाह कौन है? हाजिर है सारे आमने। अच्छा, ये तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं अपनी समझ के मुताबिक जब इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन करने की कोशिश करता हूँ, इसकी हकीकत को मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी अकल जो कि बहुत छोटी है, ठीक है, तो इसको वो नहीं समझूंगा कि मैं अगर इस एक्सप्लेनेशन के अंदर कोई कमी रह गई तो मेरी अकल की वजह से, राइट? आग क्या करती है कि किसी चीज को जला देती है, और अगर पानी को आग के साथ रखा जाए तो क्या करेगा पानी? आग को। मुझे यूं महसूस होता है कि आग को जला देने की और पानी से आग को बुझा देने की ताकत जो है किसने दी हुई है? दोनों को। अल्लाह अगर चाहे तो वो पानी से जला दे और आग से बुझा दे। हमारा ईमान जो है वो इस तरह से रासिख होना चाहिए। जब हम अपने ओनली इनिंग्स खेलने के लिए चल रहे, अगर हम अल्लाह को कुल्ले शाइन कदीर कह रहे हैं, तो इस तरह का कुल्ले शाइन कदीर है कि चीजों की हैयत बदल सकता है जब चाहे। नर को मादा कर दे, मादा को, ये उसकी कुदरत में है। Getting my point? My only enemy. When you are people, what you think, you become that. बेशक ऐ मेरे बंदो, तुम जैसा सोचते हो तुम वैसे ही बन जाते हो। एक शख्स जिसका बाप एक कारोबारी आदमी हो और 34-35 साल की उम्र के अंदर उस शख्स के बाप के 4 बच्चे हों, बड़ा बच्चा जो है वो 8 साल का हो, और वो शख्स किसी बीमारी की वजह से उसका बाप जो है हो जाए, 8 साल का यकीन बच्चा हो, बेवा माँ हो और 3 छोटे बहन भाई हो, राइट? फैमिली के लिए सपोर्ट करने के लिए कुछ भी ना हो, तालीम मुकम्मल करने के लिए, पढ़ने के लिए अपने गांव की जो मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर जो तेल का दिया जा रहा होता है, उस दिए की रोशनी में क्यों मुझे घर में दिया अफोर्ड नहीं कर सकते? दिए की रोशनी अफोर्ड नहीं कर सकते।
और फिर मैट्रिक करता हो और फिर मैट्रिक करके लाहौर आ जाता हो और लाहौर में अपनी तालीम के अखराजात को मीट करने के लिए सिल्वर के या पीतल के थाल के अंदर रेवड़ियां रख के लाहौर स्टेशन के ऊपर बेचता हो, अपनी तालीम मुकम्मल करता हो, नौकरी करता हो और अपने पूरे खानदान की किस्मत बदल कर जगह देता हो और लाहौर में उनकी जिंदगी का पेश खैमा होता है। आई थिंक इसे ही बोलते हैं, तो इसी तरह से जीना चाहिए, राइट। और वो शख्स कोई और नहीं है, हमारे नंबर बैठे भी नहीं। ये शीशे का एक मर्तबान है, उसके अंदर हाउस प्लीज घर की मक्खियां होती हैं, वो 3 दिनों के लिए डाली गई है। 3 दिन के लिए शीशे के इस मर्तबान के अंदर मक्खियां डाली गई हैं, ऊपर से जार का ढक्कन जो है उसको बंद कर दिया गया है। 3 दिन के बाद जार का ढक्कन खोला गया है और उसके बाद जार को भी वहां से हटा दिया गया है, लेकिन मक्खियां जो है उन्होंने 3 दिनों में जार की ऊंचाई और जार की चौड़ाई जो है उसी के अंदर उड़ना, जार का ढक्कन हट जाने के बाद, जार खत्म हो जाने के बाद मक्खियों ने अपनी सारी जिंदगी जार की ऊंचाई और चौड़ाई के अंदर उड़ते हुए नहीं बात खत्म नहीं हुई अभी। इन मक्खियों ने इसी ऊंचाई में और इसी चौड़ाई में अपने बच्चे पैदा किए और उनके बच्चों ने भी जार की उसी ऊंचाई और चौड़ाई में उड़ते हुए अपनी जिंदगी गुजार दी। कहीं आप भी ऐसे तो नहीं है? बात लम्हा फिक्रिया, जहां तक आपके वालिदैन ने आपको पहुंचा दिया है, अगर आपकी परवाज यहीं तक रह जाती है, अगर आपकी परवाज यहीं तक रह जाती है, जहां तक मेरे वालिद ने मुझे पहुंचा दिया है, अगर मेरी परवाज इससे आगे नहीं जाती तो फिर शायद मेरे होने का मकसद जो है वो पूरा। जहां तक इंफिनिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग आपको माशरे में एक मुकाम लेकर देगा, अगर आप बस उस मुकाम तक रह जाते हैं तो आपने अपने होने का हक अदा नहीं किया। आप में और इन मक्खियों में फिर कोई फर्क नहीं, आपने थोड़ा और आगे। वही है साहिब इमरूज, आज के दिन का मालिक, बादशाह और चैंपियन। वही है साहिब इमरूज जिसने अपनी हिम्मत से ज़माने के समंदर से निकाला गौहरे पर्दा। स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? शाबाश। Wound is the place where the light enters you. सुभान अल्लाह। मौलाना रूम का कॉल है ये। Wound is the place। मौलाना रूम क्या फरमा रहे हैं कि जख्म ही तो वो जगह है, जख्म ही तो वो जगह है कि जहां से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल, जहां से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। मैं इफ आई टॉक अबाउट माई फादर, तो इनको 8 साल की उम्र में वो जख्म लगा, इनके वालिद का इनसे छिन जाए, इनके वालिद का इनसे मेरे कुछ गेस्ट जो है वो फैसलाबाद से आए हैं। फैसलाबाद के अंदर जुल्नूरैन फाउंडेशन है और उनकी जो करता धरता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है कुरतुल ऐन, वो फैसलाबाद से आई है। तो मैं चाहता हूँ इस मौके के ऊपर आई है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। इस लम्हे मैंने इनको वहां से एंटर होते हुए देखा, जब मैं स्लाइड का जिक्र आपके साथ कर रहा हूँ। वूंड इज द प्लेस वेयर द लाइट
लाइट, जख्म वो जगह होती है जहां से रोशनी आपके अंदर दाखिल होती है। इनके अपने बेटे के साथ कुछ चैलेंजेस थे। इन्होंने ये सोचा और ये देखा कि एक बच्चा जो चैलेंज्ड होता है, जो स्पेशल एबिलिटीज वाला होता है, उसको रेस करना किसी माँ के लिए कितना मुश्किल होता है। फिर उन्होंने अपनी इर्द गिर्द नजर दौड़ाई कि जहां मैं रहती हूँ वहां पर बहुत सारी माओं को ये मसला दरपेश, ये चैलेंज दरपेश है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना सिर्फ ये कि अपने बच्चे की खिदमत करनी शुरू की, बल्कि फैसलाबाद में एक ऑर्गेनाइजेशन की दाग बेल डाल दी कि जहां पे कमोबेश 100 बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई का और उनकी देखभाल का इंतजाम किया। Wound is the place where the light enters. क्योंकि जख्म ही तो वो जगह होती है कि जहां से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती। अब मैंने पूरे पंजाब को ऑलमोस्ट ट्रेवल किया ब्रिटिश काउंसिल के साथ। पूरे पंजाब में मैंने प्रिंसिपल्स और टीचर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग्स दी, और अक्सर औकात मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस के अंदर ये जुमला कहा करता था टीचर्स से और ट्रेनर से कि मुझे पता है कि आपके स्कूल्स के अंदर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, शायद उनमें से आप भी कोई बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, कि आपके स्कूल्स में ऐसे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं कि शायद जिनकी माएँ जो हैं वो अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए, उसके लिए यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने का बंदोबस्त करने के लिए वो माँ बेचारी शायद किसी के घर में पोछा लगाती है। तो बहुत सारे टीचर्स के और प्रिंसिपल्स के हाँ में हिलते थे, और मैं उनसे ये कहता था कि वो माँ जो किसी के घर में पोछा लगाती होगी ना जून जुलाई के महीने में, तो पोछा लगाते हुए जब वो पसीने से शराबूर होती होगी और थक हार जाती होगी, तो किसी कमरे में किसी दीवार की टेक के साथ बैठते हुए अपना फटा हुआ पल्लू जो है उसको अपने हाथ में रोल करके अपने माथे का पसीना पोंछते हुए वो माँ कहीं दिल ही दिल में ये सोचती होगी कि मेरा पुत्र पढ़ जाएगा तो मेरे वक्त टल जाएंगे। सब टीचर्स के और प्रिंसिपल्स के सर जो थे वो हाँ में हिलते थे कि हाँ ऐसे। और मैं उनसे ये कहता था कि आपके ख्याल में इस माँ के वक्त टालने के लिए अल्लाह फरिश्ता जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजेगा क्या? तो वो कहते थे नहीं। तो फिर जवाब क्या आता था कि इस माँ के वक्त टालने के लिए और इसके बच्चे को पढ़ाने के लिए अल्लाह ने जिसे जमीन के ऊपर भेजना था वो भेज दिया हुआ है। अब बस उस मेल या फीमेल टीचर ने ये अदराक करना है कि हाँ अल्लाह की तरफ से वो भेजा गया हुआ मैं ही हूं, जिसके हाथों से उस माँ का मुकद्दर बदलना है और उस माँ के घर में गंदम, चावल, दाल या रिज़्क़ की फरावानी होनी, फाके खत्म होनी, आसानियां पैदा। Getting my point? Wound is the place where the light enters. Wound is the place. जख्म ही वो जगह है कि जहां से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती। बेटे अगर तुम समझते हो कि अल्लाह की जात ने तुम्हें किसी ऐसे घर में पैदा किया जहां पर दुनियावी माल की इतनी फरावानी नहीं थी, माँ भी मजबूर थी, बाप भी मजबूर था, माँ भी मजबूर थी, और तो समझ लो ये वो जख्म है। और ये बात समझ लेना कि इसी जख्म से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होनी है। और वो रोशनी क्या है कि जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ तो वो और लोग जो बहुत सारे जख्म खुर्दा हैं तुम उनका सहारा बनने की कोशिश। मौला अली फरमाते हैं कि खुदा जिसे शुक्र की तौफीक देता है, खुदा जिसे शुक्र की तौफीक देता है उसे नेमतों से महरूम नहीं रखता।
अच्छा मुझे ये बताएं, शुक्र पहले आया या नेमत? बोले शुक्र पहले आया। तो आज जिस भी हालत में हो, आज जिस भी हालत में हो, पहले उस हालत में खालिक का शुक्र अदा करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तुमने मुझे जिस हाल में दी, 100 शुक्र है। जैसे ही आप ये शुक्र अदा करेंगे तो वो खालिक इतना बड़ा है, जिस खालिक को काफिर का हया आ रहा था, उस खालिक का मोमिन बंदा जब उसका शुक्र अदा करेगा अपनी मुश्किल में भी, तो वो खालिक उसको नेमतों से महरूम। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं बात करने जा रहा हूं, वुंड इज द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। जख्म की बात कर रहे हैं ना, तो जख्म कितने कितने बड़े होते हैं, किस किस नौयत के होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। मार्क स्पिट्स एक स्विमर था, ओलंपिक स्विमर। मार्क स्पिट्स जो है वो भी अपने मुल्क का चैंपियन था, सबसे बड़ा स्विमर था अपने मुल्क का। लेकिन जैसे ही ये वहां पर स्विम करने के लिए, मुकाबला करने के लिए गया, तो हार गया। राइट? अब आपको पता है कि कुछ लोग जो है वो पहले नंबर पर आते हैं, कुछ लोग दूसरे नंबर पर, कुछ तीसरे, कुछ 8वें 10वें, इस तरह से। और आपने शायद खबरों में कभी ये भी देखा हो कि जो पहले नंबर पर आने वाला स्विमर है, अगर उसका हाथ यहां पर है, तो दूसरे नंबर पर आने वाले स्विमर का हाथ शायद यहां होता है या यहां होता है, और तीसरे नंबर पर आने वाले का शायद, यानी शायद हाथ भर के फर्क से कोई एक फर्स्ट आ रहा होता है, कोई सेकंड आ रहा होता है, और कोई थर्ड आ रहा है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जिसका हाथ यहां था और उसने गोल्ड मेडल हासिल किया, और जिसका हाथ यहां था और वो सेकंड नंबर पर आया, तो आपके ख्याल में ये हाथ जो है और इस हाथ में कितने सेकंड्स का फर्क होगा? जी, माइक्रो सेकंड्स, लिटरली माइक्रो सेकंड्स। उसकी वजह क्या? क्योंकि दोनों जिस्म जो है वो एक मोमेंटम की हालत में है, ठीक है, एक मोशन की हालत, हरकत की हालत में। तो जब कोई चीज अपना मोमेंटम गेन कर चुकी होती है, तो स्पीड उसकी मुख्तलिफ होती है एज कंपेयर टू किसी ऐसे जिस्म के जो साकित हालत में हो और उसने हरकत स्टार्ट करनी हो। अच्छा, अब मार्क स्पिट्स का फासला जो था गोल्ड मेडल जीतने वाले से, मार्क स्पिट्स का फासला जो था, हम बात कर रहे हैं माइक्रो सेकेंड्स, लेकिन मार्क स्पिट्स का फासला जीतने वाले शख्स से 1, 2, 3, 4 या 5 सेकंड्स का नहीं था। मार्क स्पिट्स का फासला जीतने वाले शख्स से 30 सेकंड्स का। कितना? 30 सेकंड्स। नाउ ओलंपिक स्विमिंग के अंदर 30 सेकंड्स का फासला इज अ हेल ऑफ अ टाइम। बहुत लंबा वक्त होता, बहुत लंबा। अब ये कितना जो लंबा वक्त होता है, किसी एक ट्रेनिंग में ये एग्जांपल शेयर कर रहा था, तो लकीली जो मेरे सामने ऑडियंस बैठी हुई थी वो लाइक खातून खाना थी कोई, तो मैंने उनसे ये पूछा कि आपको समझ आई कि ये 30 सेकंड्स का फासला कितना बड़ा फासला होगा? तो उन्होंने कहा हाँ सर समझ आती है 30 सेकंड्स का फासला कितना बड़ा फासला होगा। When I asked her कि आप मुझे ज़रा एक्सप्लेन करके बताएं कि कितना बड़ा फासला होगा, तो शायद वो सही तरह से एक्सप्लेन ना कर। मैंने उन्हें फिर एक एग्जांपल कोट की। मैंने कहा फर्ज करें कि आपके घर की फ्रिज जो है उसके अंदर 1 किलो मटन पड़ा हुआ है और आपके घर में 5 मेहमान आ जाते हैं, तो क्या आप 5 मेहमानों को 1 किलो मटन के अंदर भुगता लेंगी? तो उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि सर अगर तो जो मेहमान हैं वो किसी देहात से आए होंगे तो फिर तरीक़ाकार ज़रा मुख्तलिफ होगा, और अगर मेहमान शहर से हैं तो शायद उस सूरत में तो मैं अगर मटन कढ़ाई भी बना लूँ तो चलेगा, मैं भुगता लूँगी। अब मैंने उनसे अगला सवाल ये किया कि फ़र्ज़ करें मेहमान 5 नहीं है 10 है और आपके पास मटन जो है वो 1 किलो ही है, तो थोड़ी मुश्किल बढ़ रही है ना? मुश्किल बढ़ रही है लेकिन थोड़ी बढ़ रही है, ज़्यादा नहीं बढ़ रही। उन्होंने कहा कि सर डजंट मैटर, मैं बीच में आलू डाल लूँगी और शोरबे वाला आलू गोश्त बना लूँगी।
अब मैंने उनसे ये कहा, समझा क्या रहा हूं मैं उन्हें, 30 सेकंड्स का फर्क कितना बड़ा फर्क है ये समझाना है। मैंने उनसे ये कहा कि गोश्त आपके पास 1 किलो ही है, लेकिन मेहमान 50 हो जाते हैं। अब जैसे ही उन्होंने सोचना शुरू किया, इससे पहले कि वो किसी नतीजे पर पहुंचती, मैंने उन्हें फिर रोका। मैंने कहा नहीं ठहरे जरा, अभी वो जो 50 मेहमान थे ना, वो आपके घर से बाहर ही खड़े हैं, 100 मेहमान और भी शामिल हो। उन्होंने मेरा चेहरा देखना शुरू कर दिया कि आप क्या कर रहे हैं, और साथ में मैंने उन्हें ये भी कहा कि गोश्त आपके पास 1 किलो। अब वो ये समझ रही थी कि सर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, जबकि मैं मजाक नहीं कर। अभी वो अपने ज़हन में इसी कश्मकश में थी कि वो किसी फैसले पर पहुंचती कि 150 लोग जो है वो घर पे मौजूद हैं, गोश्त कितना है, सिर्फ 1 किलो। कि मैंने उनसे कहा कि बीबी अभी ठहर जाओ, अब आपके घर के बाहर 1000 लोग मौजूद हैं और गोश्त कितना है, बेटे बात संजीदा है, समझ नहीं, गोश्त 1 किलो। अब आप क्या करते हैं, आपने मुझे डाल दिया है, तो मैं तो अगर वो आलू जो है वो उसको मैं केक के अंदर भी बना लूँ तो बात बनने वाली नहीं है। मेरी छत के ऊपर ना 1000 गैलन की पानी की टंकी रखी हुई है, तो मेरा ख्याल है कि ये गोश्त जो है ना मैं उसी के अंदर डाल देती हूँ आलू समेत, राइट, तो शायद किसी को एक एक लुकमा मिल जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा इस डिश का नाम क्या रखेंगे आप? कहती है सर वेरी सिंपल। मैंने कहा जी क्या, वो भी बड़ा इश्तियाक था मेरा उसको। मैंने कहा क्या नाम रखेंगे? कहती सर आलू ते किते किते गोश्त। तो बेटा जिस तरीके से 1 किलो गोश्त से 1000 आदमियों का पेट भरना जितना मुश्किल हो सकता है, शायद मैं अभी भी कम बता रहा हूं, उतना ही मुश्किल ओलंपिक लेवल के स्विमर का 30 सेकंड्स का ये फासला गैप ब्रिज अप करना मुश्किल।